ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक बात बोली हमसे। इन्होंने क्या बोला पहले वो सुनो। इनका कहना क्या है? इनका ये कहना है कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी जिसमें एक पॉपुलेशन है, एक कॉलोनी में पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन जो होता है इसका जीन पूल, जीन पूल, अब ये जीन पूल क्या है समझाऊंगा मैं। इसका जीन पूल, इसका जीन फ्रीक्वेंसी, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी ये सेम है, मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। इस पॉपुलेशन का जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी सेम है, इक्वल टू 1 है। सर ये जीन पूल क्या है पहले ये बताओ, तब जाके समझेगा ये कांस्टेंट क्या चीज है। बेटा जीन पूल क्या है पहले वो समझो। ये पॉपुलेशन में दो तरह के इंसान हैं, दो तरह के इंसान। एक जिनकी आंखें नीली है, वो इंसान, जिनकी आंखें लगभग ब्राउन है, वो इंसान। कितने इंसान है इसमें? दो प्रकार के इंसान है, जिनकी आंखें नीली है वो जीन, जिनकी आंखें ब्राउन है वो जीन। अब ये बताओ मुझे, नीली आंखों वाले कितने लोग हैं? 4। और ब्राउन आंखें वाले 6। 6 और 4 तो पूरा 10। ये हुआ जीन पूल। जीन पूल का मतलब है द सम ऑफ ऑल जीन्स, द सम ऑफ, द सम ऑफ, दैट इज जीन पूल, सम ऑफ दैट इज जीन पूल। समझ में आया? अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो। व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी? जीन फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है हर एक के लिए अलग अलग। अब सिंपल सी बात है बेटा, जीन पूल कितना है? जीन पूल कितना है? अब मैं निकालूंगा किन लोगों की आंखें ब्लू है, कितने लोगों की आंखें ब्लू है, बताओ पूरा जीन पूल कितना है। उसमें ब्लू कलर की आंख कितनी है? तो 4/10, 4 बाय, दैट इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू आइज। जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना आएगा आंसर? 4/10, हाँ 4/5, 2/5, मतलब पॉइंट में आंसर बताओ। 0 पॉइंट, ये है जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर। समझा तुझे? द सम ऑफ ऑल जीन इज कॉल्ड एज, लेकिन उसमें पर्टिकुलर वो कॉलोनी कितनी है, ब्लू कॉलोनी कितनी है, ब्राउन कॉलोनी कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी। तो जीन पूल 10 है ना, तो 10 का 10 कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बोला था हार्डी वेनबर्ग ने। जीन फ्रीक्वेंसी में ब्लू कलर के आंखें वाले कितने हैं? तो 4 जन ही रहने चाहिए, ना एक ज्यादा ना एक कम। सदियों तक उतने ही लोग चाहिए, 100 पीढ़ी तक उतने ही लोग चाहिए, 1/1, 1 जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उतने ही लोग चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये किसने बोला था? आपको बात समझ में आ गई? हाँ, जीन पूल याद रखो, जीन फ्रीक्वेंसी याद रखो। चलो इसका इक्वेशन पढ़ते हैं। पहले आपको मीनिंग समझ में आया, उसको बोलना क्या था। ये फ्रीक्वेंसी की बात जो हो रही है ना, इसका नाम है जीन फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका? जीन फ्रीक्वेंसी। फिर वो बता रहे हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे और एक वर्ड आया अलील्स करके। हाँ अलील आया ना, तो अलील क्यों आया वो बताता हूँ मैं। अलील क्यों आया बताता हूँ बेटा। ये तुम्हारी कॉलोनी थी, इसमें वो लोग थे जिनकी आंखें ब्लू थी। ब्लू आंखें क्यों थी? ब्लू आंखें क्यों थी? क्योंकि उनके अलील्स ऐसे थे। पता है अलील्स का मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ जीन्स। व्हाट इज अलील्स? जैसे हमने बोला राउंड शेप सीड, क्या लिखेंगे अलील?
येलो कलर सीड क्या लिखेंगे? अलील। तो इसको क्या बोलना तुम? अलील्स। अलील का मीनिंग समझाता हूं बेटा, ध्यान दे इधर। जैसे टॉलनेस, टॉल पता है टॉल क्या है? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फर्क समझाता हूं। हाइट कैरेक्टर है, हाइट क्या है? हाइट क्या है? और टॉल ट्रेट है। ट्रेट नाम सुना तूने? हाइट कौन है? टॉल ट्रेट, बराबर है। और ये रहा वो क्रोमोसोम, ये रहा क्रोमोसोम। पता है क्रोमोसोम अगर पेयर में इसको होमोलोगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर क्रोमोसोम पेयर में क्या बोलते हैं? इसके ऊपर मैंने अगर लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, पता है तुझे कैपिटल टी का मतलब है कौन सा ट्रेट? व्हाट इज कैपिटल टी का मतलब कौन सा ट्रेट? तो कैपिटल टी इसको तू बोलेगा अलील्स। क्या बोलेगा? समझ में आया मैंने क्या बोला? पढ़े हम मेंडल के वक्त पढ़ेंगे इसको। ये अलील हो सकता है, इसमें और एक अलील हो सकता है। सर कौन सा? बताते हैं बेटा। इसमें और एक अलील हो सकता है। ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में एक ही अलील रहेगा। और तुझे पता है ये क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, एक क्रोमोसोम में एक अलील, दूसरे में दूसरा अलील। ये ऐसा भी हो सकता है स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी आया तो क्या आएगा रिजल्ट? डॉर्फ आएगा। क्या आएगा? शायद से ऐसा भी हो सकता है। पता है तुझे हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी, ऐसा भी आ सकता है। समझ में आया? तो मैंने बोला इस बंदे की आंखें ब्लू है, इस बंदे की आंखें ब्लू है, इसका मतलब इस बंदे के ऊपर जो क्रोमोसोम है उसमें कैपिटल बी होना चाहिए। समझ में आया? मैंने बोला अगर इसकी आंखें लाल है, मैंने बोला इसकी आंखें लाल है, इसकी आंखें लाल है, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर होना चाहिए। समझ में आया? इसी को बोलना तू अलिल्स। क्या बोलना? अलिल्स। क्लियर हुआ ये क्या था? हाँ, इन्होंने, मैं सिंपल से यहाँ पे बात कहूंगा। सर ये लोकस क्या है? लोकस का मतलब है अलिल्स की लोकेशन। लोकस का मतलब है अलिल्स की लोकेशन। ये तेरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो सेम लाइन में कैपिटल टी आएगा। तो ये कैपिटल टी कैपिटल एक ही लाइन में आता है, इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं इसको? लोकस का मतलब है पोजीशन। व्हाट इज लोकस? हाँ, इसको बोलते हैं सेम लोकस। सर डिफरेंट लोकस कब होता है? डिफरेंट लोकस तब होता है जब तू ऐसा लिखेगा, ये तेरे क्रोमोसोम है, मैंने कैपिटल टी यहाँ लिखा, दूसरा कैपिटल टी यहाँ लिखा, ये हो गया डिफरेंट लोकस। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डिफरेंट लोकस। समझ में आया? जैसे आप एक ही बेंच पे बैठे हो ना, एक ही बेंच पे हो, तो या यू आर नाउ सेम लोकस। लेकिन मैं तेरी कंपैरिजन इसके साथ करूँ तो क्रोमोसोम चेंज हुआ एकदम से, लोकेशन चेंज हो गई, इसको बोलते हैं सेम लोकस। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लोकस। और मैंने क्या बोला? मैंने मतलब इन दो साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए? या थ्रू आउट द, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये लाइन टिक करो। क्या बोलना था प्रिंसिपल का? जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज फिक्स या फिर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जनरेशन। इसलिए भाई साहब ने इक्वेशन दिया था एक, ये लाइन टिक किया तुमने? इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, ये सर इक्वेशन क्या था? इनका ये बोलना था कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी वन। वन का मतलब है कांस्टेंट। वन का मतलब मैंने बोला भी था, जिन जिन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कौन? वन। कांस्टेंट का मतलब कौन? वन। बाकी इतना मत पढ़ो, वही लिखा है, यही लिखा है सब कुछ। क्या लिखा है देखो? पॉपुलेशन आर स्टेबल, कांस्टेंट, फ्रॉम जनरेशन टू, वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। जनरेशन किसकी बात करो? कांस्टेंट की। कहाँ गया वो इक्वेशन? ये है वो।
अब उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है बेटा, ध्यान दे इधर। उन्होंने बोला कुछ अलील है, कुछ अलील है, जैसे कैपिटल ए अलील है, स्मॉल ए अलील है, कैपिटल ए नाम का अलील है, स्मॉल ए नाम का अलील है। कैपिटल ए ये अलग कैरेक्टर शो करेगा, स्मॉल ए ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, पता है तुझे, ये डोमिनेंट, ये कौन। तो कैपिटल ए को पी डोनेट कर और स्मॉल ए को क्यू डोनेट कर, मतलब इसको डिनोट करते जाते हैं। कैपिटल ए को डिनोट किया हमने और स्मॉल ए को, हाँ। अब मैं एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बनाता हूं। पता है हेट्रोजाइगस क्या होता है? कैपिटल ए स्मॉल ए क्या बोलेगा तू? हेट्रोजाइगस। ये चेकर बोर्ड है, पता है तुझे? मेंडल क्या पढ़ेंगे अपन। मैंने हेट्रोजाइगस कंडीशन अरेंज किया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। पता है ये कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस। बता, कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस, बराबर ना। तो मैंने हेट्रोजाइगस कंडीशन अरेंज किया, बता क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल ए, बराबर है बेटा। अब मैंने क्या बोला था, तू कैपिटल ए को क्या बोलेगा और स्मॉल ए को, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर कौन से आएंगे बता। फिर कैपिटल ए, ये दो ए है, मतलब यहाँ पे कौन आएगा? पी कौन आएगा? पी स्क्वायर। पी इधर, 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 बराबर है। अब इसी को तो अरेंज कर। कैसे अरेंज करेगा? पी स्क्वायर प्लस कितनी बार पी क्यू है, और पता है इसको तो बोलता है जीनोटाइप। क्या बोलता है? था ना 9:3:3:1, वो कितनी बार है, या 1:2:1, 1:2:1, बोला ना। ये जीनोटाइप है बेटा। कौन है ये? समझा इक्वेशन कैसे आया? ये तूने किसकी क्रॉसिंग की? दो कॉलोनी की क्रॉसिंग की तूने। ये गमिट क्रॉस किया तूने, हेट्रो हेट्रो क्रॉस किया तूने, तुझे इक्वेशन आया। और सिंपल सी बात, तूने कैपिटल ए को क्या नाम दिया था? पी, और स्मॉल ए को, तो ये इक्वेशन है। और इनका ये बोलना है पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? मतलब ये वाला पॉपुलेशन, ये वाला पॉपुलेशन, ये वाली कॉलोनी का पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1 रहेगा। सर कौन सा पॉपुलेशन, कौन सी कॉलोनी? एक कॉलोनी पी नाम की थी, एक कॉलोनी क्यू नाम की थी, एक कॉलोनी क्यू नाम की थी। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक कॉलोनी कौन सी? एक कॉलोनी कौन सी? क्यू। इसमें 3 प्रकार की कॉलोनी है। सर कौन कौन सी? देख, कॉलोनी 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की कॉलोनी है। एक कॉलोनी होमोजाइगस, एक कॉलोनी हेट्रोजाइगस, एक कॉलोनी होमोजाइगस। एक कॉलोनी होमोजाइगस डोमिनेंट, पता है डोमिनेंट क्या होता है? एक कॉलोनी हेट्रोजाइगस और एक कॉलोनी हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे अपन लिखते नहीं क्या, कॉलोनी 3 प्रकार की होती है, एक तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या समझ में आया तुझे? ऐसा ये कंसेप्ट है बेटा। बता इसके हिसाब से बता, अगर वो कैपिटल टी है, इसका मतलब ये पर्सन कैसा है? टॉल। वाई टॉल? कैपिटल टी। ये पर्सन कैसा है? टॉल। क्यों टॉल? कैपिटल टी। अरे है ना डोमिनेंट एक। और ये पर्सन कैसा है? डॉर्फ, है ना। अगर मैंने आपको बोला ये वाले पर्सन 10 है, ये वाले पर्सन 10 है और ये पर्सन 10 है, तो ये हमेशा इतने ही रहेंगे ना, 9 होंगे ना 8 होंगे, ये हमेशा इतने ही रहेंगे। पी वाला बंदा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला बंदा हमेशा कितना रहेगा, और ये वाला कितना रहेगा? हमेशा उतना ही रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा, मतलब इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, दैट इज पॉपुलेशन कांस्टेंट। ब्लू आंखें वाले उतने ही रहेंगे और ब्राउन आंखें वाले भी उतने ही रहेंगे। हाँ सर समझ में आया। इक्वेशन टिक कर ले बेटा, ये मैंने आपको ये पढ़ाया अभी अभी, ये पढ़ा है मैंने आपको। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो ऐसा है,
पता है मैथ्स वालों को ये क्या है? p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ना होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, ये पैराग्राफ टिक किया तूने। उसके बाद ये आईएमपी है हार्डी वेनबर्ग। यहाँ से इक्वेशन, यहाँ से मैथ्स नहीं आएंगे आपको, कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, लेकिन कैसे क्वेश्चंस आएंगे बताएंगे हम। ओके, अब यहाँ मैं कुछ चीजें बोलूंगा आपको। थोड़े वो इन दो साइंटिस्ट के खिलाफ वाली बातें हैं अभी। खिलाफ वाली बातें मतलब मैं बताऊंगा कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। देख ले बेटा, मैंने मतलब साइंटिस्ट ने बोला कि यहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन ये बात थ्योरेटिकल है। कोई भी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, अपने क्लास के पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है। कभी बच्चे ज्यादा आते, कभी कम आते। अगर मैं हफ्ते भर का रिकॉर्ड निकालू ना तो वेरिएशन मिलेंगे मुझे। अपने क्लास का पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है तो ये क्या रहेगा? समझ में आया? सर कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह पॉपुलेशन अनस्टेबल हो सकता है? मैं वही पॉइंट आपको यहाँ पे टिक करके देता हूँ। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन अनस्टेबल हो सकता है। कौन कौन से? हाँ, पहला पॉइंट कौन सा है? इसकी वजह से पॉपुलेशन अनस्टेबल हो सकता है। पता है जीन माइग्रेशन क्या है? बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, जीन माइग्रेशन का सेकंड नाम क्या है? दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? पांचवा कौन? आईएमपी करो। ये ऐसे 5 मुद्दे हैं जो इस पॉपुलेशन को अनस्टेबल बना सकते हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट है बेटा? हाँ, पॉपुलेशन को अनस्टेबल बना सकते हैं। समझा मैंने क्या बोला इधर? विच आर द 5 थिंग्स विच कैन अनस्टेबल या विच मेक द अनस्टेबल द पॉपुलेशन? रट लो उसको आते हुए एग्जाम में। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा, और ये 100% होता है। कोई पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है। हार्डी वेनबर्ग ने उनकी इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि कोई पॉपुलेशन स्टेबल रहे। अब मैं आपको हर एक का मीनिंग समझाऊंगा ये क्या रहता है। तो आप कुछ चीजें, ठीक है, मैं हर एक के बारे में यहाँ बात करता हूँ। पहले बात करूंगा मैं जीन फ्लो के बारे में। जीन फ्लो क्या होता है सुन लो। पहला कंसेप्ट है जीन फ्लो। बेटा ध्यान दे इधर, जीन फ्लो। एक पॉपुलेशन है, जैसे मैंने आपको कहा, ये ब्लू आंखें वाले इंसान यहाँ पे है, प्लस रेड आंखें वाले इंसान यहाँ पर है। इसमें क्या हुआ? ये जो ब्लू आंखें वाले इंसान जो है, ये इंसान इस पॉपुलेशन को छोड़ के चले गए दूसरे, कहीं दूसरे जमीन पर, दूसरे एरिया में चले गए, दूसरे एरिया में चले गए। अब हुआ क्या? अब हुआ यूं, वहां से वो पर्सन नहीं गया, वो पर्सन नहीं गया, पर्सन के साथ उसके डीएनए भी गए। कौन गया? डीएनए। डीएनए भी गए। अगर कोई बंदा इंडिया से कहीं और फॉरेन में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके डीएनए भी उधर जाते। समझा मैंने क्या बोला? जैसे कोई पर्सन यहां से अमेरिका चला गया, वहां उसने शादी कर ली अमेरिकन गर्ल्स के साथ, तो हो गए ना जीन मिक्स। तो क्या फ्लो हुआ? क्या फ्लो हुआ? जीन फ्लो हुआ। तो आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ पूरा जीन्स जाता है। क्योंकि अगर यह ब्लू आंखें वाले इंसान या कोई भी एनिमल इधर चला गया और यहाँ जाके सेटल हुआ, और वो उसने ब्रीडिंग किया, क्रॉसिंग किया यहाँ पे जो एनिमल है उसके साथ, इसने क्रॉसिंग किया यहाँ जो एनिमल है उसके साथ, तो ऑब्वियसली वहां पे नया स्पीसीज फॉर्म होने के चांसेस है ना? क्या चांसेस है?
कि नया, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लू आंखें वाले यहाँ गए, वहाँ ऑलरेडी व्हाइट आंखें वाले थे, उनका क्रॉसिंग हुआ, तो आपको नहीं लगता है नया स्पीसीज होने के चांसेस है? हाँ, तो इसका कंसेप्ट का नाम क्या है? क्या पर्सन ट्रांसफर हुआ, एनिमल ट्रांसफर हुआ कि पेट ट्रांसफर हुआ? वहां पूरा जीन फ्लो हुआ। क्या हुआ? जीन फ्लो, जीन्स ट्रांसफर हो गए बेटा। समझा मैंने क्या बोला इधर? हाँ, ओके। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया, जीन फ्लो। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसकी बात समझो बेटा, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? इसका सिंपल मीनिंग है, ये मैंने कॉलोनी बोला था, कॉलोनी बोला था, मैंने क्या बोला था? इसमें ब्लू आंखें वाले इंसान हैं और इसमें रेड आंखें वाले इंसान हैं, बराबर है? हाँ, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ब्लू कलर की जीन फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी अलग है। यू नो व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी? मतलब ये पॉपुलेशन बाय जीन पूल। क्या हुआ? एक हादसा हुआ, एक अचानक हादसा हुआ। मैं एक छोटा सा हर क्लास में एग्जाम्पल देता हूं। अब इमेजिन करो, इसमें दो प्रकार की चिटियां हैं। चिटिया दो प्रकार की होती है। एक, यहाँ ब्लैक कलर दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर चिटी कहाँ गई? ठीक है, इमेजिन करते हैं दो कलर की चिटी होती है। अब इमेजिन करते हैं पीले कलर की चिटी है, हाँ, और यहाँ पे रेड कलर की चिटी होती है। ये कौन सी चींटी बहुत ज्यादा काटती है रे? रेड कलर की, ब्लैक कलर? रेड कलर ना, और खतरनाक होता है। क्या हुआ पता है? ये दो चिटिया यहाँ पर रहती थी और आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको भी नहीं पता कि नीचे चिटिया है और उसको भी नहीं पता कि आप आ रहे हो, है ना? तो आप जैसे चल रहे हो तो आपका पैर अचानक से किसी एक कॉलोनी पे आके गिर गया। जैसे आपका पैर ये कॉलोनी पे आके गिर गया, उसमें क्या हुआ? एक हादसा हुआ और उसमें दर्दनाक मौत हो गई तीन चिटियों की। कितनी? तीन। पहले कितनी थी? पांच। पांच में से कितने अलविदा हो गई? तीन। कौन सा जीन फ्रीक्वेंसी कम हुआ, रेड चीटी का कि येलो कलर का? हादसा अचानक हुआ, क्या चेंज हुआ सर? चेंज हुआ जीन फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंटली। द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंटली बाय चांस। बाय, व्हाट इज बाय चांस? मीनिंग पता है बाय चांस? अरे मुझसे गलती हुई बाय चांस, समझा तुझे? तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज बाय चांस। जब किसी पॉपुलेशन का जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है बाय चांस, इस कंसेप्ट का नाम है, समझा तुझे मैंने क्या बोला? द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझा मैंने क्या बोला? ऐसा रहता है। किसी एक कॉलोनी का खत्म हो जाना, मिक्सिंग की बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलर एक कॉलोनी का खत्म हो जाना, इसको बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। समझा तुझे मैंने क्या बोला है? हाँ, तुम्हारे घर में दो तरह के पराठे, आलू का है और गोभी का है। गोभी पराठा, आलू पराठा, दोनों 10-10 है। डू यू लाइक विच पराठा? मुझे पता था पहले तुमको आलू पराठा ही पसंद होगा। बाय चांस तूने आलू पराठे खा लिए, 10 में से 6 खा लिए, कितने बचे? 4। किसका पॉपुलेशन कम हुआ? हाँ, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होना। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट, म्यूटेशन। इसका मीनिंग पता है तुझे? ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, इसमें वापस से ये कलर की चीटी है और ये कलर की चीटी है। किसी एक कॉलोनी में, मतलब किसी एक फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? म्यूटेशन होता है। यू नो व्हाट इज म्यूटेशन? उसके डीएनए में होने वाला चेंज। पता है ना क्या होता है म्यूटेशन? डीएनए सीक्वेंस क्या हो जाता है?
चेंज हो जाता है, डीएनए सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इमेजिन करो उसके पास पहले से ही, जैसे ये रेड चीटी है, रेड का मतलब ये दोनों आर आर है, रेड का मतलब दोनों कौन है, आर आर, लेकिन उसमें हुआ म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ये दोनों आर स्मॉल बन गए, मतलब रिसेसिव बन गए, क्या बन गए, मतलब डोमिनेंट वाली चीज क्या बन गई, इसका मतलब ये वाला बंदा फ्यूचर में क्या बनेगा, समझा तुझे मैंने क्या बोला, तो मतलब पहला जीन कैसा था या पहला अलील कैसा था, आर आर डोमिनेंट था, आर आर था, उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ये दोनों डोमिनेंट क्या बन गए, आपको नहीं लगता उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मतलब एक कॉलनी दूसरे में कन्वर्ट होगी, तो समझ में आया क्या था कंसेप्ट, ये म्यूटेशन। उसके बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसका सिंपल कॉन्टैक्ट है मियोसिस के साथ, किसके साथ, पता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पैकेटिंग स्टेज, यहाँ के जीन्स इधर, उधर के जीन्स इधर, समझा मैंने क्या बोला, जीन एक्सचेंज होना, जीन एक्सचेंज होना। सर ये क्या था, ये था बेटा, यहाँ पे है येलो कलर की चीटी, यहाँ पे है रेड कलर की चीटी, अगर कहीं इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुआ, येलो और रेड के बीच में क्रॉसिंग हुआ, तो नहीं लगता आपको नया रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, मतलब येलो के जीन्स रेड में, रेड के जीन्स, उसी कॉलोनी की बात कर रहा हूं मैं, कहीं गया नहीं वो, येलो के जीन्स रेड में, रेड के जीन्स, तो इसका कंसेप्ट का नाम क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, समझ में आया। और लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन, ये तो पता है, इस कॉलोनी में जो फिट रहेगा, इस कॉलोनी में रेड चिटी येलो चिटी में जो फिट रहेगा, जिसमें वो कैरेक्टर आएगा फिटनेस वाला, वो जिंदा रहेगा, जिसमें फिटनेस वाला कैरेक्टर नहीं वो मर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज। अब बताओ इन सभी का असर पॉपुलेशन पे होता कि नहीं होता, होता है, तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा प्रैक्टिकली, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं रहता, समझा मैंने क्या बोला, कौन चीजें हैं जो असर करती है इनके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, 5 चीजें, कौन कौन सी, हाँ क्लियर हुआ। इसमें सबसे आईएमपी है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट, याद रखो इससे, आपने लिखा क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, लिख लो, लिखो, द चेंज इन, लिखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, बाय चांस, यहाँ लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है, सेम चेंजेस ऑकर बाय चांस, ये बाय चांस बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सेम चेंजेस का मतलब वही चीजें बदलना, बाय चांस, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, अब टिक करो बेटा फाउंडर इफेक्ट, ये टिक कर, फाउंडर इफेक्ट, मैं आपको 2 इफेक्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, एनसीईआरटी में कहीं बॉटल नेक इफेक्ट लिखा है क्या, बॉटल नेक इफेक्ट है क्या कहीं, नहीं है, चलो इफेक्ट में 2 प्रकार आते हैं, एक है बॉटल नेक इफेक्ट, सुनो बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, सुनो, तुम्हारे यहाँ कम से कम 20 आलू के पराठे बन गए थे, कितने, भूख लगी है तुमको, अगर लगी हुई है तो क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं कर सकता, 20 आलू के पराठे हैं, मतलब काफी ज्यादा है, शाम तक बेचारे खत्म हो गए ऐसे ऐसे। मैंने आपसे पूछा, शाम तक पूछा कितने बचे बेटा, तो आप क्या बोलेंगे सर ओनली 3 या 4, कितने बचे, 3 या 4, बहुत कम बचे, उस कम को क्या बोलेंगे हम, उस कम को बोलेंगे हम, इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, उस कम का नाम ही होता है नेक, क्या होता है, नेक, नेक का मतलब है एरिया कम है, इसका मतलब है वो चीज कम बची है, बहुत पहले बहुत ज्यादा थी अब वो कम बची है,
पहले बहुत ज्यादा थी, अब वो कम बची है। कितनी कम बची है? किसी बॉटल के गर्दन की इतनी बची है सिर्फ। अब बॉटल की गर्दन कितनी रहती है पता है तुझे? बॉटल की गर्दन कितनी रहती है वो भी सोच रहे हो क्या? बॉटल नेक इफेक्ट। क्या बोला मैंने? पहले आलू आलू के पराठे कितने थे? 20, मतलब बहुत ज्यादा थे। बेटा अब कितने बचे? सिर्फ 3 बचे। मतलब कितने बचे? इसी बॉटल के गर्दन इतने बचे। दैट इज कॉल्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट। समझा तुझे? अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इसी में ही। समझा ना इसका मीनिंग क्या है? हाँ। अब इमेजिन कर, जैसे कोई टाइगर है। टाइगर, पहले 20 है टाइगर, शिकार कर करके उसको मार मार के सिर्फ 3 टाइगर बचे। तो मैंने बोला कितने टाइगर बचे हैं? तो तुम बोलोगे सर जितना बॉटल नेक है उतने ही टाइगर बचे हैं सर, मतलब बहुत कम टाइगर बचे हैं। तो मैं बोलूंगा उनको चांस दो ग्रो होने का, अभी कुछ करो ताकि उनको मौका मिले ग्रो होने का। ग्रो हो सके तो वो डेफिनेटली और बढ़ेंगे। अगर ग्रो हो सके तो और बढ़ेंगे। 3 के और कम से कम वो 18 या 19 हो जाएंगे। इसका मतलब है पहले वो ज्यादा थे, उसको शिकार कर करके उसको मार मार के उसका जेनेटिक ड्रिफ्ट कर करके उसका जीन फ्रीक्वेंसी कम करते, या फिर इधर उधर चले गए वो उस कॉलोनी से, तो अल्टीमेटली कम बचे। कम बचे का मतलब कितना है? बहुत बॉटल नेक इफेक्ट कितने बचे? उसको चांस दो ग्रो होने का ताकि वो और बढ़ सके और बढ़ सके। समझ में आया मैंने क्या बोला? दैट इज कॉल्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट क्या है? तो हाँ। दूसरा है बेटा फाउंडर नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, सॉरी फाउंडर इफेक्ट। ये फाउंडर क्या है? फाउंडर का मतलब होता है जो पहली बार उस चीज को क्रिएट कर, उसको फाउंडर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। पहले इंसान लगभग एशिया में रहता था, अफ्रीका में रहता था, एशिया अफ्रीका में रहता था इंसान। ऑस्ट्रेलोपिथिकस यहीं पे थे। फिर वो माइग्रेशन करके करके पोलर की तरफ चले गए, मतलब अर्थ के ऊपर चले गए। ऊपर मतलब पोल की तरफ, यूरोप की तरफ उधर चले गए। मतलब जो इंसान पहली बार उधर गया होगा, माइग्रेशन से पहली बार उधर गया होगा, उसने वहां जाके कॉलोनी बसाई। वहां जाके क्या बसाई? कॉलोनी। दैट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। आप एक कॉलोनी छोड़ के दूसरे कॉलोनी में जाते हो और वहां पे अपनी खुद की कॉलोनी बसाते हो। हाँ, इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। समझा मैंने क्या बोला? तो क्लियर है? देखो ये कॉलोनी है। अब मैं जो बोलूंगा वो ध्यान रख। हाँ, इसमें मैंने बोला येलो कलर की चीटी है और यहाँ पे रेड कलर की चीटी है। ठीक है। अब किसी एक चीटी को लगा कि हम एक काम करते, अपना खुद का आइलैंड बनाते। हम खुद का आइलैंड बनाते ताकि हमारा पॉपुलेशन वहां पे ग्रो हो सके, क्योंकि हमारा खाना अलग है, इनका खाना अलग है। दोनों सिटियों का जो खाना है वो अलग अलग है, झगड़ा होता है हमेशा खाने के लिए। तो इन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, अलग कॉलोनी में जाते हैं। अब जैसे वहां पे गई तो वो क्या हुआ? इसी कॉलोनी का पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रहा है। तो बताओ कौन सा इफेक्ट हुआ? फाउंडर इफेक्ट। समझा मैंने क्या बोला? तो नो कॉम्पिटिशन, यहाँ पे झगड़ा हो रहा था। ठीक है बेटा? हाँ। कौन से इफेक्ट की बात किया मैंने अभी? फाउंडर, जो एनसीईआरटी में है। लेकिन जो नहीं है वो कौन सा इफेक्ट है? तो इफेक्ट में 2 नाम लिख लो आप। इफेक्ट में पहला है बॉटल नेक इफेक्ट, दूसरा है फाउंडर इफेक्ट। हो गया? क्लियर है? हाँ। हाँ। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट का मतलब शिफ्ट, चेंज। ड्रिफ्ट का मतलब चेंज। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर एंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। ओके। हाँ सर इतनी बात हो गई है।
स्पेसिएशन का मतलब है नया स्पेसिस फॉर्म होना, नया स्पेसिस फॉर्म होना। बाकी सब सिंपल है, ये जीन फ्लो वगैरह इसी में आ गया। मैं आपको ये डायग्राम पढ़ा रहा हूँ अभी, ये डायग्राम देख लो। ये डायग्राम क्या इंडिकेट करती है? ये डायग्राम आईएमपी है बेटा। ये डायग्राम क्या इंडिकेट करती है? ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ये स्टैंडर्ड डायग्राम है जो नेचुरल है, जो नेचुरल है, जो स्टैंडर्ड है। इसी के तीन रूप है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये नेचुरल है, स्टैंडर्ड है, इसी के तीन रूप है, पहला, दूसरा, तीसरा। कुदरत कैसा खेल खेलती है, देखो कुदरत कैसा खेल खेलती है। सबसे पहले आता है फर्स्ट डायग्राम। एनसीईआरटी में क्या लिखा है फर्स्ट के बारे में बताओ? हाँ, स्टेबलाइजिंग। कौन सा है? स्टेबलाइजिंग। कौन सा है? स्टेबलाइजिंग। कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना मुझे। इंडिया में जो मेल है उनकी नॉर्मल हाइट कितनी रहती है जो ज्यादा अमाउंट में है? कम ना ज्यादा, सॉरी कम ना बहुत ज्यादा, जो मीडियम आते हैं वो ज्यादा, मतलब मीडियम साइज में आते हैं। मेल में 5.3 से लेके 5.8, 5.3 से लेके, ये एवरेज ज्यादा मिलेंगे आपको, बराबर है। स्कूल में 90% के ऊपर कितने बच्चे रहते हैं? बहुत कम। 60% के बिलो कितने बच्चे रहते हैं? बहुत कम। 60 और 90 के बीच में कितने बच्चे रहते हैं? ज्यादा, मतलब मीन वैल्यू है। क्या वैल्यू है? मीन। अपने यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं, बर्थ होता है, उसका एवरेज वेट कितना होता है? 2.5 से लेके 4 तक। 2.5 से लेके, ना 4 के ऊपर रहता है ना 2.5 के नीचे रहता है। समझ में आया तुझे? मतलब एक वैल्यू बनाई गई है जिसमें एक मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू। तुम्हारे पैरों का नंबर कितना है? 7। तुम्हारे पैरों का नंबर 9, 8। देखना आंकड़े कितने घूम रहे हैं, तो 7, 8, 9 इसी के बीच में होगा। पता है? 9, 7, 10। खींचा था क्या उसको? हाँ, 7, 7, 7 ही है ना? 7.5 है। 8, 8। अब प्रैक्टिकल किया ना हमने। कितनी वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है? हाँ, 7 to 10 बहुत ज्यादा हुआ, 10 एक ही है वो। 7 to 9, 7 to, अभी रिजल्ट निकला ना, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, जो सिलेक्ट की जाती है, जो सिलेक्ट की जाती है। अब अमेरिकन पीपल की हाइट जो है, अमेरिकन लोगों की हाइट वो ज्यादा रहती है, जापानी लोगों की हाइट हमेशा कम रहती है। वहाँ का एवरेज अलग है जापानी लोगों का, और अमेरिकन लोगों का जो एवरेज है वो कम है, सॉरी वो ज्यादा है। ऐसा कंसेप्ट है ये। मतलब उस प्रदेश में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फिगर जो होती है, पर्टिकुलर आंकड़ा वो डिसाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज पहले ए का नाम क्या बोला आपने? स्टेबिलाईजिंग। स्टेबिलाईजिंग मतलब हमारे यहाँ पे जो पैर का नंबर 7 से 9 ये स्टेबल है, बच्चे का वजन 2.5 से 4 ये स्टेबल है, हाइट 5.3 से लेके 5.8 स्टेबल है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस कंसेप्ट का नाम है स्टेबिलाईजिंग। ये है वो, इसका मतलब है 7 से 9। 7 से 9 क्या है? पैरों का नंबर, पैरों का नंबर। समझा मैंने क्या बोला? मार्केट में इस साइज के जो शूज है वो कंपनी बहुत ज्यादा बनाती है एज कंपेयर टू अदर शूज। कोई भी कंपनी का प्रोडक्शन देखना, ये नंबर के शूज ज्यादा आएंगे मार्केट में। 10 नंबर बहुत रेयर मिलेगा, 6 नंबर मिलता है लेकिन छोटे बच्चों के लिए होता है वो। आप अगर जाएंगे और 6 नंबर चाहिए, कैसे होगा वो? समझा मैंने क्या बोला? हाँ, कंपनी इसी नंबर से तो काम करती है। कोई भी आज एक कंपनी जो है डेटाबेस पे काम करती है, इंडियन लोगों को क्या चाहिए,
और क्या एग्जैक्टली इनकी डिमांड है। जैसे आज एसयूवी लॉन्च हुआ, बड़ी गाड़ी एसयूवी है ना, तो इन्हें क्या मेंटेलिटी है लोगों की, ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा होना चाहिए, रोड देख के यहाँ के, है ना, कम पैसे में ज्यादा फीचर चाहिए। तो यहाँ का मेंटेलिटी वो चेक करते कि यहाँ के लोगों की सोच क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू। कम पैसे में अच्छी चीजें चाहिए, है ना, इसलिए सेल जल्दी खतरनाक हो जाते हैं, क्या भीड़ रहती है सेल में। ओके, बात समझ में आ गई तुझे। दूसरा कौन सा, ये कंसेप्ट, इसका नाम क्या बोला, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल चेंजेस। एक बात बता, हमने एग्जांपल लिया बटरफ्लाई का, वो 2 कलर के बटरफ्लाई थे, याद है तुझे, व्हाइट और ब्लैक। बिफोर पोल्यूशन कौन सा ज्यादा था, बिफोर पोल्यूशन कौन ज्यादा था, आफ्टर पोल्यूशन कौन ज्यादा हुआ। इसका मतलब है डायरेक्शनल। क्या है बेटा, जिंदगी है, कहीं पर भी लेके जा सकती है, समझ में आया। तुम्हारी जिंदगी चेंज हो सकती है, वो जिंदगी चेंज होना तुम्हारे हाथों में, पढ़ाई करेंगे जिंदगी चेंज आएगी, डायरेक्शनल आएगी। ओके, समझा तुझे। तो पहले बिफोर पोल्यूशन व्हाइट कलर, आफ्टर पोल्यूशन ब्लैक कलर, समझ में आया, दैट इज डायरेक्शनल। ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है। इसका मतलब ये है, इसका नाम बताओ, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब होता है मीडियम नहीं रहता, मिड नहीं रहता, मिड नहीं, दोनों अपेक्स, एक तो बहुत कम या बहुत ज्यादा, बहुत कम या बहुत ज्यादा। एक तो पैरों की साइज 6 से कम होंगी ये वाले लोग, या 10 के ऊपर होंगी वो वाले लोग। जिनकी पैरों की साइज 7 से 9 है वो लोग है ही नहीं। मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं है, मीन वैल्यू नहीं है। तुम्हारे स्कूल में 2 प्रकार के बच्चे होंगे, एक तो जिनको 60 के नीचे ज्यादा मिलेंगे वो शरारती बच्चे, या 90% के ऊपर मिलेंगे वो, मतलब जिनका एवरेज 60 और 90 के बीच में वो बच्चे है ही नहीं, समझा। एक रिजल्ट लगा क्लास का, क्लास में 100 बच्चे थे, 100 में से 50% बच्चे 90% के ऊपर और 50% बच्चे 60% के नीचे। बीच वाले बच्चे कहाँ गए, थे ही नहीं। समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला। तो रिपीट कर एक बार, अगर आप मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, बीच वाली वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो स्टेबलाइजिंग, ये स्टेबल है बेटा। इंडिया की हर चीज स्टेबल होती है, यहाँ का सीजन भी स्टेबल है, एटमॉस्फेयर भी स्टेबल है। हाँ, ये डायरेक्शनल। अबे डायरेक्शनल का और एग्जांपल है, आपके चुनाव हो सकता है इधर उधर, है ना, डायरेक्शनल में आता वो। अच्छे काम किए तो सिलेक्ट होगा वो, नहीं किए है तो घर बैठेगा वो। और ये क्लास का एग्जांपल था आपने, हो गया ये। हार्डी वेनबर्ग आईएमपी है, इसके एमसीक्यू सॉल्व करो, कल शीट साथ में लाना।